हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 1000 प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। बाल विकास एवं पेडागोगी के सीरीज का नेक्स्ट भाग लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय किसके सही अनुपात में होना चाहिए? तो जो प्रश्न का कठिनाई है उसके स्तर पर इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या कि पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, इससे नहीं किया जाता है। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, ये भी नहीं होगा। पाठ्यचर्या में प्रकरण यानी कि जो टॉपिक दिया हुआ रहता है विशेष के लिए आवंटित समय, तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न का कठिनाई का स्तर। प्रश्न के कठिनाई का जितना स्तर ऊंचा रहेगा समय भी उतना ही अधिक लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न क्या है कि सीखने, खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने के लिए आकलन होता है। क्या होता है? सीखने के लिए आकलन। तो के लिए हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में के लिए दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं क्या, और अनुदेशन के बीच, अनुदेशन के बीच क्या होता है? संबंध होता है, जो रिलेशन होता है उसके दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि 41 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है क्या, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? जहां लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव आता है वहां क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं करती है, शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, उचित सरकारें, यानी केंद्र में रहेगा तो केंद्र सरकार और राज्य में रहेगा तो राज्य सरकार उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है कि दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। ये यहाँ से रंग हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उचित सरकारें। केंद्र में रहेगा तो केंद्र सरकार और राज्य में रहेगा तो राज्य सरकार उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग किसके ओर संकेत करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो सीखने में वयस्कों द्वारा जो अस्थायी सहयोग होता है वही क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना।
ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनुरूपित शिक्षण। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। जो पहले लर्निंग कर लिया गया है उसकी पुनरावृत्ति क्या हो गया, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। कौन सा दिया हुआ है, प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय में क्या आ जाता है, 1 से 5 के अंतर्गत आ जाता है प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय का करते हैं, 1 to 5 के बच्चे करते हैं। और आगे अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार जो है प्राथमिक विद्यालय से ऊपर की जो कक्षाएं होती है जैसे 6 to 8 या फिर 9, 10, 10+2 इसमें किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय से ऊपर के बच्चे सी और डी वाला कार्य करते हैं, लेकिन ए और बी वाला चरण का अनुसरण कौन सा करते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक कौन सा नहीं है, तो अधिगमकर्ता आवश्यक घटक है, आंतरिक अवस्था भी आवश्यक घटक है, प्रेरक जो प्रेरणा देता है वो भी इसका आवश्यक घटक है। लेकिन शिक्षा नीति 2005 के अनुसार सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक किसे नहीं माना गया है, तो वो शिक्षक को नहीं माना गया है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया जो पॉजिटिव फीडबैक होता है तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंध, बाध अनुबंध और सामाजिक अनुबंध, ये तीनों को छोड़कर कौन सा हो जाएगा, ऑपरेंट अनुबंधन जो होता है वही होता है सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहार में विकास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। आगे मेरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट शिक्षा की जिसमें आवश्यकता होती है वो विशिष्ट व्यक्तियों को ही दी जाती है। तो विशिष्ट व्यक्ति के अंतर्गत क्या आ जाएगा यहाँ पे, विकलांग व्यक्ति को दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वही क्या होती है, विशिष्ट शिक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, कक्षा में जो प्रभावी व्याख्यान देता है उस समय एक अध्यापक को क्या होनी चाहिए, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में देखिए संबंध स्थापित करता है। किससे संबंध स्थापित करता है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। शरीर के हाव भाव को समावेशित करता है, इससे क्या होता है, व्याख्यान जो अध्यापक द्वारा दिया जाता है वो विद्यार्थियों को समझने में आसानी होती है और वो जो सीखे गए तथ्य होते हैं उसे लंबे समय तक वो याद रख पाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, व्याख्यान स्थल पर अस्थैतिक बना रहता है, मतलब व्याख्यान स्थल पर बिना हाव भाव के यानी कि अस्थिर रहता है, अस्थैतिक बना रहता है, ये नहीं होगा। ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन क्या हो गया कि कभी धीरे से बोल रहा है तो कभी जोर से बोल रहा है, ऐसा नहीं करना है, एक समान ध्वनि निकालते रहना है। तो यहाँ से इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्थक शारीरिक हाव भाव को
समावेशित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो प्रथम विधि क्या है? उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मौखिक रूप से ही बताना, मौखिक और प्रयोगात्मक दोनों विधि से भी विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना, विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना या फिर विषय वस्तु को श्यामपट्ट पर लिखना। इन सभी से बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करने से स्व अध्ययन की क्षमता का विकास नहीं होगा। फिर स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्व अध्ययन पर लेक्चरर देकर, ये भी गलत हो जाएगा। फिर स्वयं का उदाहरण देकर, यानी शिक्षक स्वयं का उदाहरण देकर स्व अध्ययन की क्षमता का विकास नहीं कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा कि नूतन साहित्य, यानी कि जो नवीन साहित्य है उसे उपलब्ध कराकर स्व अध्ययन की क्षमता का विकास करा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के किसके सिद्धांत के अनुसार? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? संवर्धित। तो अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, अपेक्षा का एक रूप स्तर नहीं बल्कि भिन्न भिन्न स्तर रखने, और विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। इसमें क्या हो जाएगा कि शिक्षक जो विद्यार्थियों को अधिगम करा रहा है उसका वो फीडबैक तो ले रहा है, लेकिन क्या होता है कि उसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रख रहा है, बल्कि वो न्यूट्रल रह रहा है। उसके बाद फिर विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना, बहुत उच्च अपेक्षा भी नहीं रखना है। तो रखना है क्या कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से क्या होगा कि सीखने को संवर्धित कर सकता है एक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो किसी भी चीज़ को पशु पक्षी पहचान या पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का मेरा अंतिम प्रश्न क्या है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी होता है वो अपने से कम तेज विद्यार्थियों की मदद करता है। तो मदद करने से क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।